बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़िशान महमूद है और मैं पिछले 15 सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। इन सालों में स्टूडेंट्स मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं और ख़ास तौर पर उस वक्त पूछते हैं जब वो फेल हो जाते हैं कि सर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एग्ज़ाम्स को पास करने का राइट वे क्या है। सो इस शॉर्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू। पहले तो मैं उन दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा जो दो डिफरेंट तरीके से इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, और फिर जब फेल होते हैं तो फेल होने के बाद भी उनकी जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। इनको मैं टाइप 1 और टाइप 2 स्टूडेंट्स कहता हूँ, और फिर मैं आपको राइट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 स्टूडेंट्स की। टाइप 1 स्टूडेंट्स मेरे नज़दीक वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज पे ध्यान नहीं देते और बहुत जल्द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। सो दे बेसिकली लैक इन अंडरस्टैंडिंग बोथ द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक। पहली बात, पूरा सिलेबस कवर नहीं करते। दूसरी बात, अगर कवर करते हैं तो जो उसका रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डेप्थ है उसमें नहीं पढ़ते। चीज़ों को सरफेस लेवल पे पढ़ने के बाद सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। और जो जनरल स्टडी टैक्टिक होता है इन स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि बार बार क्वेश्चंस कर विद मिनिमल अंडरस्टैंडिंग अपने आप को कंफर्टेबल बनाया जाए सॉल्यूशंस से। सो बेसिकली व्हाट दे डिड इज दे लुक एट द क्वेश्चन, दे लुक एट द सॉल्यूशन एंड दे मेक देमसेल्व्स बिलीव कि हमें ये बात समझ आ गई है, एंड दे मूव अहेड एंड डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो इससे होता क्या है, इससे उनके अंदर एक फॉल्स कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि उन्होंने लर्निंग कर ली है और उनको टॉपिक समझ आ गया है। ना सिर्फ दे डेवलप अ फॉल्स कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो दे डेवलप अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने से रियल एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। रादर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रियल एग्जाम में उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। एंड व्हाट हैपेंड इज, जब रियल एग्जाम उनके सामने आता है सो दे फाइंड इट मच हार्डर। हालांकि उन्होंने बहुत मुश्किल से मुश्किल सवाल किए होते हैं इससे पहले प्रैक्टिस के दौरान, और बहुत सारे सवाल किए होते हैं, लेकिन चूंकि अप्रोच ठीक नहीं होती इसलिए फिर भी इतने सारे सवाल करने के बावजूद रियल लाइफ एग्जाम हमेशा उन्हें मुश्किल लगता है। सो दीज आर टाइप 1 स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स की। सो इन कंट्रास्ट टू टाइप 1 स्टूडेंट्स, टाइप 2 स्टूडेंट्स जो कि मेरे नज़दीक बहुत रेयर है, दे फोकस मोर ऑन एक्वायरिंग द डीपर नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो पहले वो किताब पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, टीचर की बात समझेंगे, लेक्चर समझेंगे, एंड दे गेट अ डीपर नॉलेज। डीपर नॉलेज मीन्स they understand the concept, they understand the what of the concept, they understand the why of the concept, they understand the how of the concept, and they understand the practical implications, limitations, and the logic of the concept before they jump into questions. और उनका इनिशियल जो ध्यान होता है वो इलस्ट्रेशंस के थ्रू और रिव्यू प्रॉब्लम्स के थ्रू और मिनी केसेस के थ्रू टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली समझने पे होता है, और वो उस वक्त तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे नहीं जाते जब तक वो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना कर ले। सो दे आर नॉट इन अ हेस्ट टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे आर इनटू द रियल बिजनेस ऑफ गेटिंग द नॉलेज। अच्छा, अब जब वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करने की होती है। दे डोंट प्रेफर शॉर्ट क्वेश्चंस, दे डोंट प्रेफर अ क्वेश्चन जिसमें एक वक्त में एक ही चीज पूछी जा रही होगी। क्रॉस मार्जिन निकाल दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दें, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दें, टारगेट प्रॉफिट निकाल दें, इक्वेशन बना दें। तो यू नो कि जब एक क्वेश्चन बुक में क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें वन टॉपिक बाय वन टॉपिक इस तरह करके क्वेश्चंस आते हैं और वो बिल्ड करता है towards the complex questions. So rather than doing 40 questions जिसमें 40 items को और 40
कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअली पूछा गया है, दे प्रेफर टू डू लॉन्ग क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें साइमल्टेनियसली मल्टीपल एस्पेक्ट्स को, चाहे वो एक टॉपिक से हो या एक से ज्यादा टॉपिक से पूछा गया है, क्योंकि दे कॉरेस्पॉन्ड टू द रियल लाइफ सिनेरियो। अच्छा, अब ना सिर्फ ये लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को करने को प्रेफर करते हैं, बल्कि इनकी अप्रोच में एक डिफरेंस ये भी होता है कि इनका मकसद अपने आप को सोल्यूशन के साथ कंफर्टेबल बनाना नहीं होता, बल्कि इंक्रीमेंटल नॉलेज गेन करना होता है, बल्कि उन क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करना होता है और उस रिफ्लेक्शन से ये देखना होता है कि उन्हें क्या आता है और क्या नहीं आता, व्हाट आर देयर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड व्हाट आर देयर वीक एरियाज, सो दैट अगले क्वेश्चन को करने से पहले वो अपनी वीकनेस को रिमूव करें, दे गेट बैक टू द बेसिक्स, they learn the theory again and then they do the next question, and they don't expect the same practice questions to appear in real exams. So ये बड़ा completely different approach है। अच्छा, अब थोड़ी सी इस बारे में बात करते हैं कि जब टाइप 1 स्टूडेंट फेल होता है तो फिर उसकी अप्रोच क्या होती है। जब टाइप 1 स्टूडेंट फेल होता है तो उसे ये लगता है कि मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम किए थे। दैट इज द बिगेस्ट फीलिंग दे हैव, चाहे उन्होंने पहले 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों, लेकिन उनको लगता है कि शायद 1000 क्वेश्चंस कम थे। तो डेफिनेटली देयर स्ट्रैटेजी इज टू सिंपली डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस rather than reflecting on the questions and identifying their strength and weaknesses। अब बजाय इसके कि वो एग्जाम दे के आए हैं और इस चीज पे रिफ्लेक्ट करें, रिफ्लेक्शन मीन्स अपने आप से बात करें और देखें, उन क्वेश्चंस को देखें, अपनी तैयारी को देखें और अपने आप से सवाल पूछें कि व्हाट वेंट रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और फिर देखें कि बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज में गैप्स थे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं आता था, लिमिटेशंस का नहीं पता था, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि रादर वो मजीद क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन होती है, अगेन उसका जो बेंचमार्क होता है और जो यार्ड स्टिक होता है वो ये है कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस किए हैं, रादर देन उन क्वेश्चन से उन्होंने क्या हासिल किया है। सो अक्सर फिर वो यही पूछते फिरते हैं टीचर से भी और एक दूसरे से भी कि सर बताएं कि मजीद मुझे कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एग्जाम्स को पास करने के लिए। अक्सर वो इस किस्म के कमेंट्स पास करते हैं कि सर आपके कहने पे मैंने 3 से 4 प्रैक्टिस किट्स कर ली, 3 से 4 किताबों के रिसोर्सेज कर लिए, अब मुझे और मजीद कितनी किट्स करनी पड़ेंगी। और फिर वो कहते हैं अच्छा सर चलें, शायद पिछली दफ़ा मैंने कम की थी किट्स, तो सर आप काइंडली मुझे मजीद कोई अगर क्वेश्चन बैंक दे सकते हैं तो आई एम रेडी टू 1000 मोर क्वेश्चंस। तो ये उनका एक सॉर्ट ऑफ जो कि माइंडसेट है, इसलिए वो इसी की तरफ लग जाते हैं। एंड ओवर द इयर्स व्हाट आई फाउंड इज कि इस तरह के स्टूडेंट्स बहुत जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बाय द फेलियर और डीमोटिवेट भी होते हैं। उनको ये लगता है कि जो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने सारे क्वेश्चंस किए, रजिस्टर्स के रजिस्टर्स भर दिए, इतने घंटे स्पेंड किए, तो उन घंटों के स्पेंड करने का उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला और बाज़ वक़्त उनको ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट जिसने कम पढ़ा था वो पास हो गया। सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड बाय द फेलियर। ना सिर्फ ये कि वो खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं, बल्कि उसके बाद वो दूसरों को भी ये फ्रस्ट्रेशन पास ऑन करते हैं और उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। And eventually they end up in blame game rather than accepting the responsibility। बजाय इसके कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि उनकी वजह से वो फेल हुए हैं, they end up in blame game कि या तो एग्जामिनर उनको बहुत हार्ड क्वेश्चंस दे रहा है या तैयारी करवाने वाले ने सही तैयारी नहीं करवाई, and they do not reflect into कि उनके अपने अंदर क्या खामी है। So this is what happened when type 1 students fail। Now let's have a look at what happened when type 2 students fail। Generally type 2 students first time में एग्जाम्स को पास कर लेते हैं, लेकिन अगर वो एग्जाम को पास ना कर पाए तो what they do, उनकी फिर स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी होती है कि सबसे पहले तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं कि मैं अपनी वजह से फेल हुआ। नंबर 2, दे रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग। वो
इस बारे में सोचते हैं कि उनसे क्या गलती हुई, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर अगेन दे गेट बैक टू द बेसिक्स। वही बेसिक्स जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो बेसिक्स वही हैं कि वो फिर डीपर नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं जिन टॉपिक्स में वो वीक हैं। एंड अगेन बाय डीपर नॉलेज मीन्स दे रीड द थ्योरी अगेन, और अगर उन्होंने एक रिसोर्स से थ्योरी पढ़ी थी, एक किताब से थ्योरी पढ़ी थी, तो वो फिर किसी दूसरी किताब से थ्योरी पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक और बुक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर उसमें 2-4 एडिशनल पॉइंट्स उनको मिल जाएं तो उससे उनकी नॉलेज बेस में इजाफा होगा। सो दे ट्राई टू एनहांस देयर नॉलेज बेस रादर देन प्रैक्टिस बेस। फिर उसके बाद वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन से। सो दे डोंट गो फॉर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, दे डोंट गो फॉर मोर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, rather they go for more open-ended questions, और वो अपने आप को चैलेंज करते हैं without looking at solutions, and they always prepare for unseen, and they always keep trying without looking at books until they get it right. So this is how they deal with the failure, and eventually the way they deal with the failure, पहली बात तो ये है कि उनका शुरू का अप्रोच ही अच्छी होती है, और दूसरी बात ये कि फेल होने के बाद उस अप्रोच में मजीद रिफाइनमेंट आ जाती है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो एग्जाम्स में पास हो जाएं। नाउ व्हाइल कंपेयरिंग द टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी। तो मेरे नजदीक राइट स्ट्रैटेजी इज कि यू शुड डू द लर्निंग बिफोर प्रैक्टिसिंग एंड टेस्टिंग। ये इंतहाई गलत अप्रोच है, एंड इफ यू आर डूइंग दिस देयर आर मोर चांसेस, इसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कहता हूँ, देयर आर मोर चांसेस यू विल end up with more and more attempts and with more and more frustration. So TQM का एक principle है get it right first time. So get it right first time के लिए जो right strategy है that is very important, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी learning complete करनी है। सबसे पहले आपने वो lectures लेने हैं, सबसे पहले वो आपने theory पढ़नी है, सबसे पहले आपने किताब पढ़नी है, सबसे पहले आपने वो illustrations करनी है, और फिर आपने कहीं past papers और exams की तरफ और किट्स की तरफ आना है। So first cover the entire syllabus, and by entire syllabus I mean the entire syllabus, the breadth of the syllabus and the depth of the syllabus, और अपने आप को familiar करें contents के साथ, calculations के साथ, models के साथ, practical implications के साथ, logics के साथ, what, why, how, when के साथ, तो तमाम questions को आप सबसे पहले grip करें। उसके बाद आप आ जाए practice पे। So once you understand and once you acquire the deeper knowledge, अब उसको आजमाने का वक्त आ गया। डेफिनेटली आजमाने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए। तो अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, आप थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, लेकिन जो करें वो एक सही अप्रोच के साथ करें। फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर्स को देखते हुए अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है सॉल्यूशंस के साथ, बल्कि फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि आपने उस क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को और उन डीपर नॉलेज को रीइंफोर्स करना है। तो आपने सॉल्यूशंस नहीं देखने, आपने अपने आप को टेस्ट करना है टू द लिमिट्स, और अगर आपको लगता हो कि नहीं मेरे से वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो यू अगेन हैव टू रीड द ओरिजिनल सोर्स, the book chapter, and then try again, and eventually when you are fed up then you can look at the solution। क्योंकि ये बात याद रखें कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना ही प्रिपरेशन नहीं है। दिस इज फॉल्स बिलीफ कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से तैयारी हो जाती है। अच्छा, अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो ज़्यादातर प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और उसकी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, और फिर उसके बाद उसमें कुछ ओटी केसेस भी आ रहे हैं, लॉन्ग सिनेरियो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ट्रेडिशनली यूज्ड टू बी लॉन्ग क्वेश्चंस, एक पेपर में 5 सवाल होते थे, 6 सवाल होते थे। अगर मैं एसएमए की बात भी करूं, जो कि मैं ज़्यादातर पढ़ा रहा होता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूँ, तो उसमें 5 से 6, 7 सवाल होते थे। अब डेफिनेटली 20-25 एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, दे आर ट्रिकी। इसको आप जरूर प्रिपेयर करें, लेकिन
जो एम्फेसिस है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने पे नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके समझते हैं आपकी प्रिपरेशन हो गई है, सो दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। उसकी एक वजह, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्टली क्लोज एंडेड होते हैं, उसमें ऑप्शंस दी हुई होती हैं, आप कई स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं और बाजू का तो एक रॉन्ग आंसर की तरफ भी पहुंच जाते हैं और आपका वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता क्योंकि ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अगर इवन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चूंकि बहुत बड़ा नहीं होता तो वो बहुत सारी चीज़ों का आपकी टेस्ट नहीं कर रहा होता और कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं होती। तो मेरी जो एडवाइस है टू ऑल दी स्टूडेंट्स स्पेशली ऑफ द हायर लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एग्जाम्स कि उनको जो फोकस करना चाहिए वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे करना चाहिए। देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आप एक राइट लेवल ऑफ डेप्थ और ब्रेड्थ के साथ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड दैट इज मच क्लोजर टू दी रियल लाइफ सिनेरियोज। तो उसके अंदर जो लर्निंग होती है वो एक छोटे ओटी क्वेश्चन में नहीं हो सकती। हाँ, एक दफा आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप समझें कि वो बराबर है 15 से 20 ओटी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अब आप ये कहेंगे सर हमारी ओटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो होती ही नहीं है अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं, तो ये भी एक फॉल्स बिलीफ है क्योंकि जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है बल्कि उस लॉन्ग क्वेश्चन से कई ओटी क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली उसी की प्रैक्टिस हो रही होती है। और अगर आप नोट करें, अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं तो एग्जामिनर भी अब मोर और लेस यही करता है, वो एक लॉन्ग क्वेश्चन से ही एक ओटी क्वेश्चन जनरेट करता है। सो दीज डेज द फोकस इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम short MCQs and short OTs to the long and complex question। तो इसके लिए the best strategy is कि आप longer questions करें जो traditionally आपको past papers में मिलते हैं, जो traditionally आपको किताबों में मिलते हैं, mini scenario based questions करें, mini case studies करें, क्योंकि ये जो traditional questions हैं ये आपको एक blank piece of paper पे challenge करेंगे। आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ओटी क्वेश्चंस में तो आपको फिर बताया जाता है ये फीड कर दें, ये कॉस्ट बता दें, एक फॉर्मेट है जिसमें आपको कुछ चीज़ें फीड करनी है। तो द रियल चैलेंज इज व्हेन यू लुक एट अ लॉन्ग क्वेश्चन, यू रीड इट अगेन एंड अगेन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद आप ब्लैंक पेपर पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो रियल एग्जामिनेशन होता है और जो रियल टेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज होता है वो एक लॉन्ग सिनेरियो क्वेश्चन में होता है। तो मेरे नज़दीक 1000-2000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने का, एमसीक्यूज को करने का इतना फायदा नहीं है एज कम्पेयर टू अगर आप 20-25-30 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली हमें एक राइट बैलेंस चाहिए। इसके अलावा अगर एक चीज बहुत माइनर पार्ट ऑफ द सिलेबस से है तो डोंट एज्यूम कि वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक बड़ा माइनर पार्ट ऑफ द सिलेबस है। लाइक सर्विस इंडस्ट्री का अक्सर जिक्र आ जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सर्विस इंडस्ट्री पे अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। नॉर्मली एक पेज लिखा होता है, नॉर्मली एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का एक पेज लिखा होता है कुछ बुक्स में, तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक पेज है, इससे क्या सवाल पूछा जाएगा, ये तो एक पैराग्राफ में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इससे क्या सवाल पूछा जाएगा। डोंट एज्यूम दीज थिंग्स, उसको भी आपने कवर करना, उसको नहीं छोड़ना, बिकॉज समटाइम इन एग्जाम्स द एग्जामिनर एग्जामिन्स दैट माइनर पार्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। मी एज अ स्टूडेंट, मैंने भी बहुत प्रोफेशनल एग्जाम्स दिए हैं। सो मी एज अ स्टूडेंट ऑलवेज यूज स्ट्रैटेजी ऑफ टाइप 2 स्टूडेंट्स। मैं बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था और लेकिन राइट वे में करता था। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शायद एग्जैजरेट कर रहा हूँ राइट वे को। बहरहाल कहीं ना कहीं हम भी आंसर देखने वाली अप्रोच भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते थे कि आंसर ना देखें और अपने आप को चैलेंज करें और उसके बाद एक रीजनेबल टाइम के बाद आंसर देखें। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू एंड आई ऑलवेज प्रीच एज अ टीचर एज वेल, क्योंकि नाउ द बॉटम लाइन इज कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing here in preparing and passing professional exam, now this was the title of the video as well, the most important thing in preparing and passing professional exam is to establish deeper knowledge rather than greater number of questions you do. So I hope you understand this, I hope you apply it, I hope you transform yourself from the person who practiced more and more questions
to a person who acquire deeper knowledge before practicing questions, and then you do a reasonable practice, I won't say hell of a practice. So study smart, not the hard, and adopt the right strategy. Hopefully you will pass next time. Thank you.